अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, आज मुल्क भर में 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है और इसी दिन की मुनासबत से सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी कायदीन और दीगर शोबों से वाबस्ता शख्सियात के मुल्क की तरक्की और कौमी यकजहती के पैगामात सामने आए हैं। जबकि दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में ईद उल फितर के बाद सियासी गहमा गहमी में इजाफे के इशारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है, वहीं ऑपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात भी ईद के बाद कुछ अहम सियासी फैसले करने का इरादा रखती है। इस हवाले से कल एक इंटरव्यू में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईद के बाद JUI ने जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया है जिसमें मुस्तकबिल की पॉलिसियां तय हों। ईद के बाद का जो मामला है वो शायद उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने अप्रैल में अपनी जनरल काउंसिल का इजलास बुला लिया है और उसके सामने हम ये सारी सूरत हाल रखकर मुस्तकबिल की पॉलिसियों की मंजूरी लेंगे उनसे। इलेक्शन को मैनेज किया गया है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि विफाक में किया गया है, सूबों में भी किया गया है और हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो मैंडेट है ये भी अवामी मैंडेट नहीं है, ये भी इसी तरह बनाई गई मैंडेट है। मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद कुछ अहम फैसलों की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कल जहां एक तरफ PTI और JUI के दरमियान रवैयों में नरमी आने और एक दूसरे को समझने की बात की, वहीं एक बार फिर दोहराया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट अवामी नहीं है, ये मैंडेट भी बनाया गया है। अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान मुतअद्दिद बार इस शिकवे का इजहार कर चुके हैं, जबकि PTI इस दावे को मुस्तरद करते हुए मौलाना फजलुर रहमान को ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश का इजहार करती रही है। 2 हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में PTI रहनुमा असद कैसर ने दावा किया था कि PTI मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद बनाने के बहुत करीब पहुंच गई है और अब मौलाना भी PTI से फासले कम होने की बात कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि ईद के बाद इन दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद को लेकर कोई बड़ी पेशरफ सामने आती है या नहीं। PTI ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ क्या लाएमल बनाने का इरादा रखती है, साहबजादा हामिद रजा ने कल इसकी तफसील बताई। इसके अलावा इस वक्त हुकूमती सफ़ों बिलखुसूस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतालिक भी कयास आराइयाँ सामने आ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी कॉल्स का जवाब नहीं देते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंगल को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी गैर हाजिर रहे, जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ की भी इस इजलास में गैर हाजिरी को लेकर कई सवालात उठाए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल इसी बारे में अपने खदशात का इजहार किया। क्या नवाज शरीफ आने वाले दिनों में मुल्की सियासी मामलात को लेकर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? ईद के बाद क्या होने जा रहा है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीब फारूक और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मंसूर अली खान से। दोनों से इस बार पे बात करेंगे। सबसे पहले मुनीब, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो तमगा इम्तियाज़ मिलने पर। हुकूमती मामलात पर भी आपकी गहरी नज़र है, लेकिन आज हम अपोजिशन के मामलात पर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से और PTI की जानिब से, दोनों की जानिब से लाएमल का ऐलान मुतवक्के है कि ईद के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, जलसे वगैरह होंगे, जुलूस निकाले जाएंगे। आपके ख्याल में क्या होने वाला है ईद के बाद और अपोजिशन क्या करने वाली है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो मुलाकात रिसेंटली उनके जो फर्स्ट ईयर है उसकी जो हुई सलमान करवाए साहब से और असद कैसर साहब में, वो उस मुलाकात में एक पॉजिटिव नोट तो आपको देखने को मिलता है और ये जो JUI के बहुत से अहम लोग हैं वो ये बात कंफर्म करते हैं कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त तो हुई है, कुछ बर्फ पिघली है दोनों जमातों के दरमियान और मामलात कुछ कुर्बत की तरफ आ रहे हैं। ये नहीं मैं कहता कि बहुत करीब वो आ चुके हैं, लेकिन थोड़े से मामलात आपस में पॉजिटिव नोट की तरफ जरूर बढ़े। लेकिन जो मेन इशू है वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो मैंडेट है उसके हवाले से, जिसपे मौलाना साहब का ये कहना है और वो बवांगे दौल ये कहते हैं कि ये भी मैनेज शुदा मैंडेट है और चोरी शुदा मैंडेट है, जबकि तहरीक इंसाफ के नजदीक सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के पूरे मुल्क में धांधली हुई है। तो एक तो वो इशू है, साथ जो JUI और इमरान खान साहब की जमात के दरमियान जो मामलात हैं वो माजी की तलखियों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो कोशिश कर रहे हैं कि इस हर्डल को क्रॉस करें और आगे जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा जरूरत होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब की और उनकी जो ग्राउंड सपोर्ट है उसकी, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड स्वेल मौलाना साहब के हक में हो सकता है और जितनी अगर मैं ये कहूं कि जितना एग्रेसिव और जितना बैटल हार्डन उनका वर्कर है, वो शायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर ने पिछले हमने 2-3 साल में बहुत मार खाई है, बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स बर्दाश्त किए हैं, लिहाजा वो एक फाइटिंग मोड में नहीं है। जबकि मौलाना साहब अभी भी इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, सड़क को भी गर्म कर सकते हैं। जहन में रखिएगा कि जब भी मौलाना साहब की मुलाकात होती है तो खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत बहुत ज्यादा
ओवर जेलस होते हैं और कोशिश करते हैं मौलाना साहब से फौरन मुलाकात की जाए और ऑलमोस्ट गेट क्रैश कर सके उनसे मुलाकात भी करते हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूं बहुत काम होना बाकी है इन दोनों जमातों के माबैन। सही। मंसूर, आपको भी यही लगता है? और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी आया है कि JUI और PTI के दरमियान ताल्लुक एतदाल की तरफ आ रहा है, रवैयों में नरमी आ रही है, एक दूसरे को समझने के मौके मिल रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है ये वाला बयान, और मौलाना और PTI का इत्तेहाद एक्सपेक्ट करें आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी मुनीफ फारूक साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक अवार्ड जो है वो जीता है, हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। आपका जहां तक सवाल है उसके ऊपर देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर, जारी बात है यही असल इशू है जिसके ऊपर ये सारी तगोदो हो रही है, तो दो कैंप्स में बटी हुई है। एक कैंप जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ मिलाने के लिए पुरअज़म है, पुरजोश है, वो समझता है कि मौलाना साहब के साथ अगर हम चलें तो हमें इसके बड़े अच्छे डिविडेंड्स मिल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कैंप है वो है अली अमीन गंडापुर साहब का, और गंडापुर साहब जो है वो मौलाना साहब के ऊपर भरोसा करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। अब उसमें उनकी जाहिर बात है लोकल पॉलिटिक्स का भी एक हाथ है कि वो उनके हल्के के अंदर उनके मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो काफी हद तक एक्टिव हुए हैं इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर, और उनकी पिछले 24 घंटे में एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है, और ये लास्ट 24 आवर्स की डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं। और हो सकता है कि जिस शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है उस शख्सियत से अगली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी शायद उनका साथ देंगे उस मुलाकात में। तो ये जो मुलाकात है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें एक और भी बड़ा इशू है कि अभी हालिया जो आपने कौमी असम्बली की जो कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी थी उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो शिरकत की थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको बहुत ज्यादा अच्छे एंड पे नहीं लिया था, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक चंद रहनुमाओं ने जो है वो मौलाना साहब के अगेंस्ट केस बिल्ड करते हुए कहा कि देखें हमने जो है वो इसका बाइकआउट कर दिया, हम नहीं गए, लेकिन मौलाना साहब जो है वो फिर हुकूमत के कहने के ऊपर वहां पे चले गए। 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना साहब ने जो है वो हामी भरी। तो ये चीजें जो है वो एतमाद के फुकदान के अंदर जो है वो रोल अपना अदा कर रही हैं, और अभी मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सा वो स्पेस जो है वो कवर करना बाकी है। इतनी जल्दी इन दो जमातों के दरमियान कोई बहुत बड़ा इत्तेहाद फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा, बल्कि ईद के बाद भी कोई बहुत बड़ा मुआवजा होगा मेरे ख्याल में अगर ये दोनों जमातें आपस में मिल गई। हाँ मुनीब, आपको भी यही लगता है? और हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी हमने रिसेंट पास्ट में देखी है वो हमेशा जलसे की इजाजत नहीं देते। 22 मार्च को देख लें, या इससे पहले SCO की वजह से जलसे मंसूख कर दिए गए, बेलारूस के सदर आ रहे थे उस वजह से मंसूख कर दिया गया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का बहाना बना दिया गया, फिर कहा गया कि यौम अली 22 मार्च को भी जलसे की इजाजत नहीं मिलती। तो हुकूमत फिर यही इसी स्ट्रेटेजी पर रहेगी और जलसे ही नहीं होने देगी? देखिए ये वैसे तो एक बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। एक बहरहाल हम एक पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के अंदर हैं, और जो हमारा आइन भी इंश्योर करता है एक राइट टू पीसफुल असेंबली तो होना चाहिए, जलसे जुलूस सियासत का हिस्सा है। लेकिन जितनी बरहमी सख्ती इस निज़ाम के अंदर है, जहां अगर मैं एक मोहतात अंदाजे से अर्ज कर सकूं कि डेसेंट को भी काफी डिस्करेज किया जाता है चंद मामलात के हवाले से, तो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सहाफियों के लिए हो चाहे वो सियासी जमातों के लिए हो। बस वो आपने अक्सर हम बात करते हैं कि हमें बच बचा के ही चलना पड़ता है, कभी 2 कदम आगे और कभी 3 कदम पीछे। लेकिन ये जो जलसों वाली बात है, देखिए ये इसका नुकसान किसी और को नहीं हो रहा, ये एक वो चीज है जो कि किसी के खाते में जाके लिखी जाती है, और वो आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है या पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। बेशक वो ये कहते रहे कि तहरीक इंसाफ इंतशार फैलाएगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन बहरहाल जब भी आप किसी सियासी जमात को जलसा डिनाई करते हैं अगेंस्ट द प्रोटेक्स्ट के लिए आप इंतशार करेंगे या कोई वन रीजन और दी अदर, तो वो कोई आपके खाते में कोई इतना अच्छी बात तो नहीं लिखी जाती, और ना ही कि आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स इतने ज्यादा को मजबूत होते हैं उससे। लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त जो निज़ाम रियासत है वो तो ऐसा ही है कि इसमें बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं है और बहुत सारी चीजों के हवाले से बड़ी सख्ती है। तो जब तक यही निज़ाम चल रहा है तो हम बहुत से मसाइल भी देखेंगे, और खास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऑनस्लॉट जारी है उसको फिर आप उसके नतीजे में क्या नतीजे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप ऑनस्लॉट जारी रखेंगे खास तौर पर पाकिस्तान की फौज या उनके सरबराह के हवाले से, तो फिर ब्लो बैक तो आएगा। और ना सिर्फ ये कि जलसे जुलूस नहीं करने दिए जाएंगे, बल्कि शायद और भी बहुत से मसाइल हैं
जो आप इन दिनों देख भी रहे होंगे, और शायद उनकी जो इंटेंसिटी है वो आने वाले चंद दिनों में मजीद बढ़ जाए। मंसूर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतालिक क्या खबरें हैं? बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही हैं, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? कुछ ये भी कहा जा रहा है कि वजारत छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं, तो क्या चल रहा है इससे मुतालिक? देखिए, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो दो तीन मुख्तलिफ हैं बातें। एक बात तो ये सामने आ रही है कि जब से तलाल चौधरी साहब को और परवेज खटक साहब को इनकी वजारत के साथ अटैच किया गया है तो मोहसिन नकवी साहब इज़ नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने जितना काम किया पिछले 2 साल के अंदर इस मौजूदा हुकूमत के लिए या इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसका सिला ये नहीं होना चाहिए था कि तलाल चौधरी साहब को और परवेज खटक साहब को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, ये खबर नहीं है, एक राय है जो इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में जो है वो पाई जाती है। लेकिन ज्यादा तशवीश जो है वो उस वक्त हुई जब अभी एक प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू देते हुए बात कही कि मैंने भी मोहसिन नकवी साहब को कॉल की है तो वो फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, मैं भी अपना शामिल कर देता हूँ कि मैंने भी मोहसिन नकवी साहब को 2-3 दफा फोन किया है, वो फोन नहीं उठा रहे। तो इसलिए मामला जो है वो काफी तशवीशनाक हो गया कि आखिर मोहसिन नकवी साहब हैं किधर। आई होप हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द कोई एक्सप्लेनेशन दे दे, वरना ये ना हो कि हमें मोहसिन नकवी साहब के लिए भी प्रोग्राम शुरू करने पड़े कि उनको ढूंढा जाए वो कहाँ है। मुनीब, आपकी भी कॉल नहीं उठा रहे मोहसिन नकवी साहब? जी, मोहसिन नकवी साहब, मंसूर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ना सिर्फ कॉल नहीं उठा रहे, बल्कि वैसे मोहसिन नकवी साहब, ये मंसूर अली खान साहब को भी पता है कि वो बड़े प्रॉम्प्ट हैं। कॉल अटेंड ना हो तो वो जवाब फौरन देते हैं मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कि वो बिजी हैं या बाद में कॉल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत सारे लोगों को सारा दिन कॉल कर रहे होते हैं। बट दिस इज वेरी अनलाइक मोहसिन नकवी साहब के उनकी तरफ से उनको कॉल भी ना वो मौसूल करें और उनकी मैसेजेस का जवाब भी ना आए। मुझे किसी ने बताया है रिसेंटली कि उनकी कोई तबीयत काफी नासाज रही है और वो उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट एडवाइस किया है। जहां तक बात तलाल चौधरी साहब की है, तो ये तो मेरे जाती नॉलेज में है। ये बात बिल्कुल ठीक की मंसूर अली खान साहब ने कि ये लोगों की राय है, ये खबर नहीं है, ये वाकई राय है। लेकिन असल जो उसमें खबर है वो ये है कि जो तलाल चौधरी साहब है उनको तो मोहसिन नकवी साहब ने खुद रखवाया है एज स्टेट मिनिस्टर, और उनके लिए तो जहां बात करनी होती है वहां बात भी मोहसिन नकवी साहब ने खुद की है। और तलाल चौधरी साहब ने भी उन्हें यही एश्योरेंसेस दी थी कि बिल्कुल वो मोहसिन नकवी साहब के साथ शाना बशाना चलेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि हुकूमत भी खामोश है, वज़ीर आज़म का ऑफिस भी खामोश है, और मजे की बात यह है कि वजारत दाखिला में भी दोस्त हम जिनसे राब्ता करते हैं, मुझे तो नहीं, शायद मंसूर अली खान साहब के का जो कबूतर है वहां तक पहुंच गया हो, उनको शायद पता लगा हो कि मोहसिन नकवी साहब हैं कहाँ आजकल। और मंसूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौलाना साहब का ये बयान सामने आया कि सियासत में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनको सीनियर तस्लीम किया जाता है, तवक्को रखी जाती है कि बड़े होने के नाते वो ऐसा किरदार अदा करें कि मसाइल हल हों। उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र किया है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का हमेशा एहतराम किया है, लेकिन वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गए हैं। सीन में बज़ाहिर नवाज शरीफ का कोई बड़ा किरदार सामने नजर नहीं आ रहा। इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। अच्छा, वैसे मियाँ साहब को भी जो है वो अल्लाह सेहत दे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मुनीब भाई बता रहे थे बीमारी के हवाले से, तो मियाँ साहब का भी यही इशू है। वो भी हमें रिसेंटली अभी पता लगा कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और जाहिर बात है, मेरे ख्याल में मौलाना साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ सीनियर्स जो हैं वो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप पीडीएम के दौर में जाएं, मैं ओरिजिनल पीडीएम जो बनी थी जिसके मौलाना साहब सरबराही करते थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई थी, उसमें भी नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम किरदार था उस पीडीएम की फंक्शनिंग के अंदर। और उसके अंदर जो है मौलाना साहब और मियाँ साहब की जो आपस में कोऑर्डिनेशन थी, वो उसकी वजह से पीडीएम की फंक्शनिंग जो है वो बड़ी स्मूथली हो रही थी। लेकिन मियाँ साहब की जो गैर हाजिरी है वो भी मौलाना साहब को ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं लेके जा रही, वो अनकंफर्टेबल कर रही है उन्हें, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा बड़े मियाँ साहब के साथ डील करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि वो पुराने सियासतदान हैं, कई दहाइयों से आपस में जो है वो रंजिशें भी रही, लेकिन अब दोनों इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपस में एक वेवलेंथ के ऊपर इकट्ठे काम कर सकते हैं। बल्कि हालिया दौर में तो फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा अहम बयान मैंने देखा कि जनाब इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को संभालने के लिए मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब, इन सबको मिला के जो है वो कोई हल निकालना चाहिए। और तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में चौधरी साहब के लिए या हमारे लिए शायद ये ख्वाब ही रहेगा, हम इसको कभी हकीकत में होता हुआ देख नहीं सकेंगे। मुनीब, आपको भी लगता है, क्योंकि जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मसाइल का हल जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास है, वो मसाइल का हल कर सकते हैं, तो अगर सेहत का मसला नहीं है तो वो आपको लगता है कि वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं और जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसको टैकल किया जा सकता है, रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, ये बात बड़ी अहम है जो अभी मंसूर अली खान साहब ने कही। जो प्रॉब्लम है
वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा 2008 में भी वफाक के अंदर PMLN की हुकूमत नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब आपको नजर आते थे अहम कौमी मामलात पर। इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर बैठक हो रही है, यानी पूरी मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के जो औरा है उसके इर्द गिर्द घूमती थी। जो आजकल हो रहा है वो बसद एहतराम मियां नवाज शरीफ साहब का ये स्टेचर नहीं है कि वो कौमी सलामती के इतने अहम इजलास पे, खास तौर पर जब वो मेंबर कौमी असेंबली भी है, 3 दफा के वजीर आजम है, बाय फार मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उनका वहां ना होना या उनकी अपनी हुकूमत का उनको वहां पर ना बुलाना, ये बातें बहुत तशवीशनाक है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अजीब है, और उस चीज ने जो उनका एक्सपीरियंस है वो अपनी जगह मौजूद है, और उनको ये प्रिविलेज ना मिलना या उनको ना बुलाया जाना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मंसूर अली खान साहब, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। आज प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई माह से जारी सर्द मोहरी के बाद अब ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों के इशारे मिल रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी में हाल रुकावट दूर होने की उम्मीद पैदा हो सकती है। इस हवाले से कल ये खबर सामने आई है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिदायत पर पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान अफगानिस्तान के अहम दौरे पर गए हैं, जहाँ उनकी अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुसलसल रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। रोज़नामा दी न्यूज़ में सहाफ़ी अशरफुद्दीन पीरज़ादा और मारियाना बाबर की खबर के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान और वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के दरमियान मुलाकात में जाफ़र एक्सप्रेस पर कलअदम BLA के हमले का मामला भी ज़ेर बहस आना था। ताहम इस हवाले से अवामी सतह पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पाक अफगान उमूर पर नज़र रखने वाले इदारे खुरासान डायरी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आला सतह मुलाकातों का एक मुकम्मल शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा काबुल भी मुतवक्के है। इसके अलावा पाक अफगान सरहद तोरखम भी तकरीबन 1 माह तक बंद रहने के बाद कल पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है, जबकि 3 रोज़ पहले ये सरहद तिजारत के लिए खोली गई थी। FIA के एक एडिशनल डायरेक्टर ने द न्यूज़ को बताया कि मुसाफिरों की जांच पड़ताल के सिस्टम की रिपेयरिंग के बाद महदूद तादाद में मुसाफिरों को गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम अफगान रजिस्ट्रेशन कार्ड और अफगान सिटीजन कार्ड पर आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी लाने की ये इक़दामात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान बराह रास्त इन हमलों की मनसूबा साजी को अफगानिस्तान से जोड़ता रहा है। और हाल ही में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को मुमकिना तौर पर निशाना बनाने के दावे भी सामने आते रहे हैं, जबकि आज ही ISPR की जानिब से बयान भी सामने आया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान सरहद पर अस्करियत पसंदों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इसलिए देखना होगा कि ऐसी सूरत हाल में बातचीत की कोशिशें कामयाब हो सकेंगी या नहीं। जबकि अहम बात यह है कि पाकिस्तान और अफगान हुक्काम के दरमियान मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं कि जब कुछ ही रोज़ पहले ज़ल्म खलीलजाद की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने भी अफगान हुक्काम से मुलाकात की थी, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान ने एक अमरीकी कैदी को रिहा भी किया था, जिसके बाद अफगान तालिबान का भी ये दावा सामने आया है कि अमरीका ने सिराजुद्दीन हक्कानी समेत दीगर तालिबान रहनुमाओं पर आयद बाउंटीज भी हटा दी हैं। ताहम अमरीका ने अभी तक इस दावे की तस्दीक नहीं की है। इसके अलावा कल ही ये खबर भी सामने आई है कि नॉर्वे ने अफगान सफारतखाना तालिबान हुकूमत के हवाले कर दिया है और नॉर्वे ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर होने वाली इन तब्दीलियों समेत दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर पाक अफगान उमूर इफ्तिखार फिरदौस। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी नज़र आ रही है हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में। इससे पहले हम देख रहे थे कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे और अब कुछ अरसे से बेहतरी की तरफ पेशकदमी जारी है। इसी दौरान नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान भी अफगानिस्तान के दौरे पर गए हैं। आपको इस तमाम तर मामले में क्या पेशरफ्त होती दिख रही है और क्या वजह लगती है? देखें, कुछ इंडिकेशंस आई थी अफगानिस्तान के हवाले से। अफगान हुकाम ने पाकिस्तान से, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक डिप्लोमेटिक इशू भी है, तो कुछ बैक चैनलिंग पिछले 2 हफ्तों के अंदर हो रही थी और पर्टिकुलरली जाफर एक्सप्रेस के वाक़ये के बाद जब पाकिस्तान ने डायरेक्टली जो है वो इल्ज़ाम लगाया अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि पहले सिर्फ TTP का नाम आ रहा था और उसके बाद फिर जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनका नाम भी जो है वो आना शुरू हो गया, तो पाकिस्तान की तरफ से जो गम और गुस्सा था उसको मद्देनज़र रखते हुए अफगानिस्तान के अंदर जो चेंजेस हैं
हैं, जो नई उसमें से उभरती हुई एक सियासत नजर आई है, क्योंकि हकानियों के साथ और जो काबुल के फैक्शंस थे उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से थे, लेकिन ये पहली बार है कि ये इंडिकेशंस जो है कंदहार की तरफ से आए हैं पाकिस्तान की जानिब, कहा गया है कि हम इन रिलेशनशिप्स को आगे ले जाना चाहते हैं। अब उसमें इकोनॉमी की जो बातें हैं वो तो सादिक खान साहब ने बता दी, लेकिन उसे जो सिक्योरिटी से जो रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें पर्टिकुलरली टीटीपी का मसला है या वो अनासर जो बलोच हैं और अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनके मसाइल हैं, उन पर भी बात करने के लिए रजामंदी जो है वो दिखाई गई है। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात हो रही है, और जैसे कि आप जानते भी हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि अमेरिकन भी एक डेलीगेशन आया हुआ है, उसमें भी कोई मैसेजिंग जो है वो क्रॉस गई है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर एक और ट्राई की जा रही है। मैं ये नहीं समझता कि 100% सक्सेस होगा, लेकिन एक और ट्राई की जा रही है कि देर पा अमन के लिए एक कोशिश की जाए और अफगान तालिबान को इंगेज किया जाए। इफ्तिखार साहब, इससे पहले भी हमने देखा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए दौरे होते रहे हैं, लेकिन ये दौरा पर्टिकुलरली नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान का अफगानिस्तान जाना, ये कितना इम्पैक्टफुल दौरा आपको लगता है हो सकता है? देखें, पिछले 3 अदवार में, जिसमें 2021 के बाद जब हम ट्रेंड देखते हैं अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का, तो उसमें एक दौर ऐसा आया जिसमें ना हमारा कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था और हमने अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो कम कर दिया था। फिर सादिक खान साहब जो है वो अपॉइंट हुए, उसके बाद फिर दोबारा बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन हुई, फिर सारा प्रोसेस टूट गया, अब वो गए हैं। लेकिन इस बार जो इकदाम की गए हैं उसमें पूरे 1 साल का कैलेंडर स्केड्यूल जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स का है वो भी बरकरार रखा गया है, प्लस जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल है जो पर्टिकुलर बॉर्डर के इश्यूज को देखिए, क्योंकि आपने देखा है कि हालिया दिनों के अंदर खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर पर्टिकुलरली जो बॉर्डर्स हैं और जो तुरखम का इलाका है जिसके अंदर ऐसे मामलात हैं जो पिछले कई दिहाइयों से चलते हुए आ रहे हैं और अब वो जंग की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, उस पर जो है एक रजामंदी दिखा गई है कि उस पर बात जो है वो की जाएगी। तो जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जनवरी 2024 में रुक गई थी, उसको दोबारा जो है वो शुरू करने का जो है वो सिलसिला जो है वो एक स्केड्यूल जो है वो जारी किया गया है, जो खुशाइंद भी है, लेकिन इससे इस बात की भी जो है वो गारंटी जो है वो मिलती है और बात नजर भी आती है कि अफगान तालिबान भी अब विलिंग है कि इस किस्म की इंगेजमेंट हो। उसमें कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर्स भी हैं, अमेरिका तो है ही है, लेकिन चाइना और रशिया भी उसमें इन्वॉल्व है, और कुछ पाकिस्तान के ऊपर जो उनकी जरूरतें हैं और जो मौजूदा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि जिस जगह से वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं ईरान से और चाबहार के रूट के थ्रू, वो अब फीजिबल नहीं है और उनकी इकोनॉमी उसको सस्टेन नहीं की कर सकती। पाकिस्तान का जो रास्ता है वो उनको मौजू भी पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है। और आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं इफ्तिखार साहब कि अमेरिका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में भी कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी नजर आ रही है? हमने देखा कि तालिबान ने अमरीकी शहरी को रिहा किया, तो जवाब में तालिबान का यह दावा है कि अमेरिका ने तालिबान के मुतादिद रहनुमाओं पर बाउंटीज खत्म कर दी हैं। और इसी दौरान नॉर्वे पहला यूरोपीय मुल्क है जिसने अफगान सिफारतखाना तालिबान के हवाले किया है। ये पेशरफ्त कैसी है? देखिए मुबशर, एक बात तो क्लियर है कि जो नॉर्वे है उसने अब वो अफगान तालिबान के एक पूरे डेलीगेशन को अपने साथ नॉर्वे लेकर गए हैं, बल्कि 2 बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी कराई है जब उस वक्त कोई भी तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। तो ऐसा लगता है कि एक डिफैक्टो रिकग्निशन ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन उसका जो है वो क्लियर जो फॉर्मल रिकग्निशन है वो नहीं हो। मुझे अभी भी नहीं लगता कि फॉर्मल रिकग्निशन उस तरीके से हो सकेगी जब तक कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन जो इशूज हैं, और जिसमें पर्टिकुलरली यूनिसेफ ने कल बाकायदा तौर पर जो है वो अफगान हुक्काम को जो है वो लिखा है कि आप औरतों की एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करें और उनको जो है वो फ्री एजुकेशन देने की और आजाद एजुकेशन देने का एक तहिया जरूर करें। तो मेरे ख्याल में जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो इस बात का तहिया तो जो है वो कर सकती है कि अफगान तालिबान की एक इनफॉर्मल रिकग्निशन हो और उनके ऊपर जो बैन्स हैं वो पे दर पे जो है रिलीज जो है वो हो। लेकिन ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि अफगान तालिबान के अंदर की जो लीडरशिप की जो क्राइसिस है, शायद उसमें भी कुछ इंटरनेशनल बैकर्स एक ग्रुप को सपोर्ट करें और वही आकर अफगान तालिबान की नई लीडरशिप के जो है वो रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार फिरदौस साहब, माहिर पाक अफगान उमूर, हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। माजी की तरह मौजूदा दौरे हुकूमत में भी चीनी बहरान ने एक बार फिर सर उठा लिया है और
मुल्क भर में जनवरी से अब तक चीनी की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो चुका है। यानी जनवरी में औसतन जो चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी, वो मार्च में रमजान के महीने में 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर चुकी है। और इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए से तजावुज कर सकती है। कीमतों में इस इजाफे की वजह हमेशा की तरह चीनी को पहले बरामद करने और फिर दरामद करने का फैसला करार दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने पिछले साल जून से अक्टूबर के दौरान तकरीबन 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी, जिसकी वजह यह बताई गई कि मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। शुगर मिल्स की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि बरामद के बावजूद मुल्क में चीनी की कीमत 140 से 145 रुपए से बढ़ने नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर नवंबर से क्रशिंग सीजन के साथ ही मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान चीनी की कीमतों में 22% का इजाफा हो चुका है। और अब यह खबर सामने आई है कि शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की बरामद के बाद अब एक्स मिल्स रेट भी बढ़वा लिया है। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक बरामद से कबल चीनी का एक्स मिल्स रेट 124 रुपए किलो था, जो बरामद के बाद अब 159 रुपए किलो मुकर्रर करवा लिया गया है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस हुकूमत के दौर में हो रहा है जिन्हें तजर्बाकार कहा जाता है, जो माजी में चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमत की नाअहली को करार देते हुए चीनी की बरामद और फिर दरामद के फैसलों को इस बहरान का जिम्मेदार करार देते थे और इल्जाम लगाते थे कि अपने ATMs को फायदा पहुंचाने के लिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया जाता है। देखिए माजी में वज़ीर आज़म चीनी बहरान को लेकर क्या कहते रहे। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई, इनके जमाने में 52 रुपए चीनी थी, एक्सपोर्ट की गई और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत जनाब स्पीकर वो 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। पिछली हुकूमत में क्या हुआ आप देखें, ना शुगर एक्सपोर्ट की गई, शुगर इंपोर्ट की गई, गंदम एक्सपोर्ट की गई, गंदम इंपोर्ट की गई। कितना विंडफॉल प्रॉफिट लोगों की जेबों में गया, चंद लोगों की तिजोरियां भर गई और आम आदमी बेचारा महंगाई में बिल्कुल बुरी उसकी हालत हो गई। यानी वज़ीर आज़म को इदराक था कि चीनी की कीमत में इजाफा क्यों होता है, मगर इसके बावजूद इस बार भी वही हो रहा है जो पहले होता आया है। और अब चीनी की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर हुकूमत ने खाम चीनी दरामद करने का फैसला किया है, जिसके बाद हुकूमत पर यह तनकीद की जा रही है कि हुकूमत चीनी दरामद करके उसी शुगर माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती है जिसकी एमा पर चीनी बरामद करने का फैसला करके उसे फायदा पहुंचाया गया था। जबकि दूसरी जानिब शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ है कि चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह चीनी की बरामद नहीं बल्कि हालिया इजाफा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की वजह से है। एक तरफ चीनी की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान है, तो दूसरी जानिब गन्ने के काश्तकार अपनी फसल का मुआवजा न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। किसान तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि 28 फरवरी को मुल्क भर में क्रशिंग सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन रमज़ान और ईद के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान किसानों को अदायगियाँ नहीं कर रहे और बाज़ मिल्स ने किसानों के एहतजाज के बाद उन्हें मुआवजे की बजाय पोस्ट डेटेड चेक्स देना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद किसानों ने मुख्तलिफ शुगर मिल्स के बाहर धरने देने का ऐलान किया है। इस मामले पर मौक़िफ़ के लिए जब हमने शुगर मिल्स एसोसिएशन से राब्ता किया तो उन्होंने अदायगियों में ताख़ीर को मामूल की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि ये किसानों और मिल्स का आपस का मामला है, दीगर कारोबारों की तरह गन्ने के कारोबार में भी उधार चलता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हुसैन बुखारी, जो किसान फाउंडेशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हुसैन बुखारी साहब। कई अहम सवालात आपके सामने रखने हैं। नवंबर से पाकिस्तान में क्रशिंग का सीजन शुरू होता है और 3 हफ्ते पहले ही क्रशिंग खत्म हुई है। माजी में हम देखते रहे हैं कि क्रशिंग शुरू होने से पहले चीनी की कीमतों में इजाफा होता है, मगर इस बार क्रशिंग के दौरान चीनी की किल्लत और कीमतें बढ़ने का जो मामला सामने आया है वो गैर मामूली है। आप बताइए ये सारा क्या मामला है, चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी न्यूज़ का और आपका। गुजारिश ये है कि ये चीनी का जो बहरान है वो हर साल ही आता नहीं है, पैदा किया जाता है बुनियादी तौर पर। वरना अगर सीधा सीधा आप देखें तो सीज़न जो है वो शुरू होता है नवंबर के अंदर, तो ये जान के इसको डिले किया जाता है। और जब डिले करते हैं उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि किसान जो है वो गंदम न बीज पाए और वो गन्ने पर ही उसका इन्हिसार हो और गन्ने की फसल ज़्यादा हो, तो उससे जो है वो शुगर मिल्स वाले अपनी मनमानी और अपनी मर्जी करते हैं और रेट जो है वो भी अपनी मर्जी का देते हैं और साथ कटौती भी करते हैं
और किसान को जो है वो परेशान करते हैं बुनियादी तौर पर। तो ये उनकी तरफ से होता है, चूंकि हुकूमत जो है वो खुद जो है उसके अंदर जो शुगर मिल्स के मालकान हैं वो बैठे होते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या, यानी ये मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल क्रॉप है, और जब से क्रॉप पॉलिटिकल हुई है और ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ चढ़ी हैं तो उस वक्त से जो है वो किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को जो उसका मुआवजा है जो शुगर केन पॉलिसी के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि 2020 में जो हुकूमत थी तो उसने एक ऑर्डिनेंस शुगर केन ऑर्डिनेंस जारी किया और फिर वो एक्ट बनाया कि 15 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे किसान को तो आप जो है वो उस मालिक के खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज होगा। और मतलब एक अफसोस की बात यह है कि आज किसानों की जो है वो पेमेंट्स रोक दी गई हैं, ईद सर के ऊपर है और उन्होंने अगली फसल भी काश्त करनी है, तो बेशतर जो है वो पंजाब की जो मिलों ने जो आपकी अपर पंजाब की हैं, फैसलाबाद जो डिवीजन की हैं मिलें, और कुछ मिलें जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की हैं, आपकी बहावलपुर की हैं। अब मैं मतलब एक आपको नाम महमूद साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त चीनी तकरीबन 180 रुपए की सतह पर फरोख्त हो रही है और एक अंदाजे के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपए के इजाफे से मिल्स को 3 से 5 अरब रुपए का मुनाफा होता है। तो अभी तो कीमतों में 50 रुपए तक का इजाफा हो चुका है, फिर ये शिकायत क्यों सामने आ रही हैं कि शुगर मिल्स गन्ने के काश्तकार को बर वक्त अदायगियां नहीं कर रही? वो मतलब हिर्स है। आप ये देखें कि पिछले साल 40 अरब रुपए जो है वो किसानों का रोके रखा। आप यकीन कीजिए कि बाज किसान बेचारा इस तरह का भी होता है जो 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, उसकी एक ट्राली उसकी कुल कायनात वही होती है। अब मुझे बताएं क्या तुक बनता है कि मिलें बंद हो गई शुगर मिलें और किसान को पेमेंट नहीं हो रही और मारे मारे फिर रहे हैं। फिर कुछ मिलें ये कर रही हैं कि वो जनाब चेक्स काट के दे रही हैं 3 महीने की। क्या हुकूमत सोई हुई है? हुकूमत नहीं देख रही कि भाई किसानों के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है और किसानों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? कहाँ है मोहतरमा, कहाँ है वजीर आजम साहब, कहाँ है हमारे सिंध के वजीर आला? क्या वो इतना भी नहीं कर सकते कि अब चीनी का रेट कहाँ का कहाँ पहुंच गया? आप देखें कि इन्होंने पहले 7.5 लाख टन हुकूमत से, वही मैं कहता हूं ना कि मुनसिफ भी यही है, कातिल भी यही है, सही। और मुदाई भी यही है। लेट क्रशिंग से रबी की फसलों खासतौर पर गंदम की बिजाई भी यकीनन मुतासर हुई है। इससे गंदम की फसल के कितने नुकसान का अंदेशा है? जी देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये बता दूं कि गंदम जो है वो तो बुनियादी तौर के ऊपर जिस वक्त इन्होंने रेट 3900 रुपए, देखें वो मैंने नहीं या आपने नहीं वो ऐलान किया था, वो हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा हमारे अखराजात देख के 3900 रुपए का ऐलान किया। और जब हमारी फसल पिछले साल पक गई तो उस वक्त मोहतरमा ने जवाब दे दिया, यहाँ पे जो है वो नहीं ली, जिसकी वजह से गंदम की काश्त 30% जो है वो कम हुई है। यही हम उस वक्त जो है वो पीट रहे थे कि खुदारा आप जो है वो इसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें। तो अभी हम सुन रहे हैं कि जी वो 2800 और 2900 रुपए, इससे ज्यादा किसी ने ली। उधर कहते हैं कि डीरेगुलाइज कर दिया। भाई अगर डीरेगुलाइज करना है तो आप खुली मार्केट पे छोड़ दें, फिर मेरी फसल मेरी मर्जी, मैं चाहे अफगानिस्तान को बेचूं, मैं चाहे सिंध को बेचूं, मैं पंजाब को बेचूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा बेचूं, मैं कश्मीर को दूं। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जिला बंदी कर देते हैं। अब मेरे जिले रहीम यार खान के अंदर सिंध में नहीं जाने देते गंदम। अब वहां से कोई ट्रक जाते हैं तो आगे से रोक लिया जाता है। भाई मुझे किसी तरफ से ठंडी हवा नहीं आती। इधर गन्ना जो है वो गुनाह कर दिया कि हमें ना तो जो है वो उसके प्राइस मिले। मैं आपको ये बात बता दूं कि पिछले साल हुकूमत सिंध ने गन्ने का रेट 425 रुपए मुकर्रर किया और हुकूमत पंजाब ने 400 रुपए मुकर्रर किया। यार उसके बाद आप देखें कि डीएपी खाद में इजाफा हुआ, यूरिया में इजाफा हुआ, डीजल के अंदर इजाफा हुआ, बिजली के रेट्स के अंदर आए दिन इजाफा होता है, लेबर के जो है खर्चों में इजाफा हुआ। मुझे बताएं मैं कहां जाऊं? मुझे अगर आप इस तरह से मारोगे तो फिर मैं ये
वाज़े तौर पे कहता हूं कि ना सनतकार बचेगा, क्योंकि गन्ना होगा तो आपकी शुगर मिल चलेगी, अगर गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, अगर कॉटन होगी तो आपकी टेक्सटाइल चलेगी, आपकी जिनिंग चलेगी, आपकी टेक्सटाइल से 8 बड़े शोबे जो है चलते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि पॉलिसी कोई नहीं है इनकी। ये जो साथ आसपास बैठे हैं वो सिर्फ इनको जनाब खुश कर देते हैं कि आटे के थैले पे इनकी तस्वीर छाप दो, आप इनकी जनाब किसी रेडी के वो सही आप कहें कि वाज़े तौर पर कोई उसका पॉलिसी नहीं है। महमूद हुसैन बुखारी साहब, किसान फाउंडेशन के सदर, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ में। वेलकम बैक। रियासत मुखालिफ मवाद, फेक न्यूज़ फैलाने और इदारों की बदनामी के मुबहम और गैर वाज़ेह इल्ज़ामात में गिरफ्तार सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक 3 रोज़ से FIA की हिरासत में हैं और उनकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, एमेंट और CPJ एशिया समेत दीगर कौमी और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मज़म्मती बयानात सामने आ रहे हैं और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। अहम बात यह है कि सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को 3 रोज़ पहले FIA ने गिरफ्तार किया था, जो वफाकी वज़ारत दाखिला के मातहत एक इदारा है, मगर अभी तक वज़ारत दाखिला की जानिब से इनकी गिरफ्तारी की ना कोई वजह बताई गई है, ना कोई बयान सामने आया है। हम पिछले 3 रोज़ से सहाफ़ी फरहान मलिक पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तफसीलात जानने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन दोनों वज़रा की जानिब से अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमने हुकूमत वज़रा को ये सवालात भेजे कि हुकूमत वाज़ेह करे कि सहाफ़ी फरहान मलिक या उनके इदारे की किस सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो की बुनियाद पर सीनियर सहाफ़ी पर रियासत मुखालिफ मवाद की नशर इशात, फेक न्यूज़ फैलाने या लोगों को तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ताहम अभी तक इनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जबकि हम मुसलसल 3 दिन से अपने प्रोग्राम्स में ये सवालात उठा रहे हैं और इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी से पहले भी फरहान मलिक FIA की मुताद्दिद तलबियों पर पेश होते रहे हैं और तफ्तीश में मुकम्मल ताउन भी कर रहे थे। इसलिए जहां एक तरफ ये बात समझ से बाहर है कि FIA ने एक सीनियर सहाफ़ी को इंक्वायरी स्टेज पर क्यों गिरफ्तार कर लिया है, वहीं ये सवाल भी अहम है कि अगर सहाफ़ी फरहान मलिक पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने समेत दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं तो इस मामले में मुतल्लिका वज़रा क्यों खामोश हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।